जरा नवाज दे मुझको भी इस जमाने में, जरा नवाज दे मुझको भी इस जमाने में, कमी है कौन सी मौला तेरे खजाने में, कमी है कौन सी मौला तेरे खजाने में। जिस भी वहम गुमान में रखना, मुझको अपनी अमान में रखना, जिस्म चाहे कहीं रहे मेरा, रूह मेरी हिंदुस्तान में रखना। ये खूबसूरत लफ्ज़ों को हैदर अमान हैदर ने अपनी किताब अपनी अमान में रखना सुनहरे अल्फाजों में बयां किया है। आपको बता दूं, हैदर अमान हैदर ने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए अपने शायरी सफ़र का आगाज़ मदीना मुनव्वरा से किया। इंडियन पवेलियन, दुबई एक्सपो 2020, एम्बेसडर ऑफ इंडिया संजय सुधीर साहब ने इस किताब का रस्म इजरा किया। हाल ही में इस किताब ने बेशुमार मकबूलियत हासिल की है। मेरे साथ गुफ्तो शनीद के लिए मौजूद है एक तवील सफ़र तय करके दुबई से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए अजीम तरीन शख्सियत, मशहूर शायर जनाब हैदर अमान हैदर साहब। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मैं आपके तालीमी सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा। तालीमी सफ़र, देखिए मेरा तालीमी सफ़र रहा ऋषिकेश में और वहीं से एजुकेशन कंप्लीट करी सारी और मास्टर्स डिग्री वहीं से ली और उसके बाद फिर 2008 में जी मैं दुबई आ गया था और तब से दुबई में ही है। दुबई में किस पोस्ट पर हैं? जैसे आपने अभी मुझसे जिक्र किया था VFS ग्लोबल में आप कॉर्पोरेट अफेयर्स पर काम कर रहे हैं और आपको दुबई गवर्नमेंट ने भी बहुत नवाजा है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दुबई गवर्नमेंट का। उन्होंने मुझे मैं पहला नॉन अरबिक उर्दू पोइट हूँ शायद, जिसे उन्होंने गोल्डन वीज़ा से नवाजा है, जिसने उन्होंने गोल्डन वीज़ा दिया है। बिल्कुल, मैं जॉब करता हूँ VFS ग्लोबल में एज अ हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स। फ़ख्र की बात है हमारे लिए और बहुत खुशी होती है। फिर से एक बार UAE गवर्नमेंट का शुक्रिया। तो जिस तरह से हिंदुस्तान और UAE के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, दोनों मुल्क भाइयों की तरह एक साथ चल के काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उस बीच में ये हमें उनका एक एप्रिसिएशन देना गोल्डन वीज़ा का, तो बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं UAE गवर्नमेंट के। इंडियन पवेलियन इंडियन एक्सपो दुबई 2020 में एक किताब आई अपनी अमान में रखना जी, जिसको बहुत मकबूलियत हासिल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कह सकते हैं ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में जानना चाहूँगा, शायरी का। देखिए, शायरी तकरीबन 8-10 साल पहले ज़िंदगी का एक वो हिस्सा जहाँ बहुत ज़्यादा बहुत आहिस्ता ज़िंदगी चल रही थी और बहुत ज़्यादा मायूसियत के साथ चल रही थी। तो वहाँ पर एक दोस्त के साथ बैठी ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो उसने कहा कि ऑफिस से आके आप मसरूफ़ रहा करिए, तो आपके पास इतना टाइम मत लीजिए कि कुछ सोचना पड़े आपको। तो हमारे एक दोस्त हैं हैदराबाद से, अतीक अहमद साहब, दुबई में हमारे साथ थे, अभी तो हैदराबाद में है। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि चलो एक मुशायरा है और उसे सुनने चलते हैं। तो हमने उस वक्त कहा कि ना हमें शायरी से मतलब ना मुशायरों से, तो क्या करेंगे? कहते कुछ नहीं करेंगे, चलेंगे थोड़ा दोस्तों में बैठेंगे, टाइम पास होगा। वहाँ वो मैं शेख राशिद ऑडिटोरियम दुबई में मुशायरा सुनने गया था और वहाँ मैंने सबसे पहले मंजर भोपाली साहब को पढ़ते हुए सुना था। वहाँ से आके और फिर मैं गज़लें मुख्तलिफ, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैं पढ़ने लगा मुख्तलिफ शायरों को। मंजर साहब को बहुत पढ़ा, इकबाल अशर साहब, काफ़ी शायरों को पढ़ा, फैज़ को पढ़ा, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा, गालिब साहब को पढ़ा और वहाँ से फिर गुनगुनाना शुरू किया। बिल्कुल लिखना तो एकदम नहीं शुरू किया, बट और शायरों के शेर गुनगुनाते थे, मंजर साहब के शेर गुनगुनाते थे में। तो फिर मैं मदीने गया, मदीना मुनव्वरा। मुझे आज भी याद है कि 5 रबीउल अव्वल को मैं मदीना मुनव्वरा में था और वहाँ एक महफिल थी। वहाँ पे मैंने पहली बार जो थी वो एक नात पढ़ी थी, तो मेरी नहीं थी, मंजर भाई की नात थी, वो मैंने वहाँ पढ़ी थी। वहाँ से मेरा शौक चला। उसके बाद तो तकरीबन मैंने पूरा यूरोप पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, हिंदुस्तान, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। बस वो जब सफ़र चला तो चलता रहा। फिर मैं लिखता रहा काफ़ी। फिर मैं एक दिन बैठा था इंडियन एम्बेसडर टू UAE के साथ, उनके ऑफिस में नवदीप सूरी साहब के साथ बैठा था।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक किताब क्यों नहीं आती है। ये बात है 2017-18 की। तो मैंने कहा सर किताब, तो मैंने वही हंस के कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पर्चे वाले शायर हैं, लिखा पढ़ा छोड़ गए। तो कहते नहीं नहीं, इसको किताब को आप कलमबंद करिए। खुद एक बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने अपने दादा की बुक को अभी ट्रांसलेट किया है। तो वहां से वो चीज शुरू हुई और वो मुस्तकिल फॉलोअप करते रहे। अच्छा, कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, जबकि ये बहुत मुश्किल काम है, प्रूफ रीडिंग और ये क्या चल रहा है। फिर एक वक्त आया मार्च में कि ये किताब मुकम्मल होके आ गई। तो फिर मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इसका रस्म इजरा एक्सपो 2020 दुबई इंडिया पवेलियन में हिंदुस्तान के सफीर जनाब संजय सुधीर साहब ने इसका इजरा किया, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया। बस फिर तो अभी 3 एडिशन तो आके ख़त्म हो गए, अब देखते हैं चौथा भी मैंने देखते हैं। बिल्कुल। जब आप लिखते होंगे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपको मुतासिर करती होगी लिखने के लिए, वो क्या चीज़ है? देखिए मुझे मुतासिर ऐसे तो पर्टिकुलरली किसी चीज़ ने नहीं किया। मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही कि मैं गज़लों में बहुत बाद में आया। मेरी ज़िंदगी जो शुरू हुई वो नाते रसूल और मनक़बत अहले बैत इससे शुरू हुई। तो जो काम ऊपर वाले के नाम से शुरू होता है वो उसमें वो ना आदमी कभी फेल होता है और ना काम फेल होता है। तो मुतासिर तो कुछ नहीं किया, थॉट है, शायरी एक ख्याल है, और वो जब खुद ही जहन में आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तो ऐसी एक राजस्थानी कल्चर है हमारे हिंदुस्तान में कि वो घूंघट बिल्कुल आगे रहता था। मैं बैठा था तो मेरे अचानक थॉट दिमाग में आया कि रुख से पर्दा हटा और गज़ल हो गई, माह कामिल दिखा और गज़ल हो गई। तो पूरी गज़ल हो गई, लिख दी बैठ के। एक थॉट है। या मैं आपको बताऊं कि मैंने लिखा था कि उसके आने की खबर थी अगर आया होता, हमने भी शहर सितारों से सजाया होता, चांद को फिर ना निकलने की तमन्ना होती, हमने अगर चांद को वो चेहरा दिखाया होता, आप नफरत की कड़ी धूप से खुद ही बचते, काश एक पेड़ मोहब्बत का लगाया होता। तो ऐसे ख्याल आया, ख्याल को लिख लिया। फिर उस पर मतलब कोई बैठ के पेन पेपर लेके तो कभी नहीं लिखा जी कि एक दिन पर्टिकुलर पेन पेपर लेके बैठेंगे आज तो कुछ कह के उठेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलते शायरी चलते फिरते आती है। मुझे नहीं लगता शायरी पेन पेपर लेके बैठ के आती है। एक चीज़ ये भी है, आपने अभी जिक्र किया मदीना मुनव्वरा से, उस दर पर जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बिल्कुल। और वही सफ़र आपका शुरू हुआ और आज तक आपको बेशुमार मकबूलियत हासिल है। बेशुमार मकबूलियत हासिल हुई। मैंने मदीने में पढ़ा, मैंने नजफ में पढ़ा, मैंने, और बड़ा मकबूल शेर है मेरा कि मुझे निजात का रास्ता दिखा रहे हैं नबी, हर एक मोड़ पर दायम बचा रहे हैं नबी, बताओ किस तरह रोकोगे तुम बताओ मुझे, मैं जा रहा हूँ मदीने बुला रहे हैं नबी, करम तो देखिए हैदर नबी की कुर्बत का, गिरा रहा है ज़माना उठा रहे हैं नबी। यही ऐसा ही शेर फिर मैंने नजफ में कहा जब मैं रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम पे पहुंचा कि न मीरो गालिब वो हसरत हूँ और न दाग हूँ मैं बिलाए अली से भरा आयाग हूँ मैं, नजफ से आती हवा मेरी लौ बढ़ाती है, अली के दर का जलाया हुआ चराग हूँ मैं। तो जो अहले बैत के दर से जलता है, जो हुजूर के दर से जलता है, जो तो वो बुझ नहीं सकता कभी भी। बेशक। थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूँगा। आपने अभी संजय सुधीर साहब का जिक्र किया, जब वो इंडिया एक्सपो हो रहा था और आप स्पीच दे रहे थे, उस वक्त आप इमोशनली भी होगा अपने वालिदैन को याद करते हुए, वो मंजर कैसा था आपके लिए, क्या मायने रखता है? देखिए आप जिंदगी में कुछ चीज करते हैं, आप एक नॉर्मल हैं, अचानक से ही आपको एक मकबूलियत मिलती है, आप अचानक से, तो उस वक्त आप उन लोगों को याद करते हैं जो उस वक्त में आपके साथ खड़े थे जब आपके पास कुछ भी नहीं था। तो वो मैं अपने देखिए हमारे पास सब हमारे वालिदैन का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारे वालिदैन ने दिया और हिंदुस्तान ने दिया हमें। दो लोगों का हक है हमारे ऊपर, हमारे वालिदैन का और हिंदुस्तान का। बाकी हमारे पास अपना कुछ नहीं है। इस वतन अजीज ने बहुत दिया और आज तक दे रहा है, और माँ बाप ने। वहां पे मैं जिक्र कर रहा था, मेरे बहन और बहनोई सैयद शजीर रज़ा ज़ैदी और मेरी बहन नगमा, उन्होंने मुझे औलाद की तरह पाला। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अगर शायद शजी भाई नहीं होते तो हम इस मुकाम पे ना होते, जितना उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मैं वहाँ जब मैं बात कुछ और कर रहा था और मेरी नज़र उन दोनों पे पड़ गई उस हॉल में कि वो दोनों चुपचाप, जबकि मेरे बहन बहनों ने सबसे आगे बैठना चाहिए था, वो पीछे एक कोने में बैठे हुए थे।
तो उस वक्त मेरी आंख में आंसू आ गए कि कैसे ये लोग मुझे कहां से कहां निकाल के लिया है। तो बल्कि मेरी बहन तो स्टेज पे भी आ गई थी। जी जी जी, मैंने देखा वो चीज। और मुझे लगता है कि ये हमारे दिल की सच्चाई को भी बताता है कि हम इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आज ही। हाँ, तो ये तो उनको करम फरमाओगे तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल, उनका हक हम कैसे अदा करें। नहीं, वो तो कभी भी नहीं। एक चीज़ और सर, 8 साल का सफ़र एक लंबा अरसा हो गया आपको शायरी करते हुए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। क्या क्या मुश्किलात आई उसके बारे में जानना चाहूँगा। पहले सीरियस ही नहीं थे, लिखते थे, छोड़ देते थे, थॉट आता था, लिखा, छोड़ा, सीखा प्रॉपर किसी से नहीं जी। फिर जब ये किताब और ये सब चीज़ें आई तो फिर सोचा कि नहीं, देखते हैं, किसी बात करी कैसे क्या, और पढ़ना शुरू किया, और चीज़ें, बहुत मुश्किलें आई। हमेशा दर्द में जीने का जादू छोड़ जाती है, एक मतलब है मेरा जी। सियासत इस तरह आंखों में आंसू छोड़ जाती है, क्योंकि कोई भी, ये फितरत है, बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में, मैं कहूँगा 1% भी नहीं, 0.1% है जो दूसरे को कामयाब करके खुश होते हैं। बिल्कुल। तो 99.9% तो लोग हैं जो आपको, जब आप उठ रहे होते हैं तो ये चाहते हैं कि अब ये उठ जाएगा तो कैसे चलेगा। तो मुश्किलें आई, लेकिन मेरा ये यकीन है, और पुख्ता यकीन और मेरा ईमान है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अहले बैत किसी को इज्जतों से नवाजते हैं तो उसके लिए खुद रास्ते बनाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जब, अल्लाह ने आपके, वो तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। तो जब उसने आपके नसीब में इज्जतें रख दी हैं, लाइक आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरा ये मानना है जिंदगी में कि आप कितने भी ऊंचे पहुंचे, कोई भी शख्स कितना ही ऊंचा उड़े, कोई परिंदा कोई ऊंचा उड़े, आसमान परमानेंट ऊंचा उड़ने किसी को नहीं देता। तो जब आप ऊपर उड़ रहे हो ना, तो आपको जमीन देख के रहना चाहिए कि आपको वापस यहीं आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलें आई और मुश्किलों से निकलते चले गए। मुश्किलें तो एक जिंदगी का हिस्सा है। अपने अमान में रखना, किस तरह से इसका सफ़र के बारे में आपने बात की, और देख सकते हैं मुश्किलात के बारे में बात की, रखने के साथ साथ इसका नाम कैसे डिसाइड किया, टाइटल अपनी अमान में रखना, उसके बारे में जानना चाहूँगा। अपनी अमान में रखना, बहुत ज़्यादा एक वो चल रहा था जद्दोजहद जी कि किताब का नाम क्या होगा। पहले इस किताब का नाम आ रहा था एहसास, फिर बहुत डिस्कशन हुआ, फिर एक दिन ये नाम, सच बात है, ये हमारे दोस्त हैं बहुत अजीज तारिक फैजी साहब, तो उनको मैं हम सुना रहा था, तो उन्होंने कहा अमान भाई हो गया, आपकी किताब का नाम है अपनी अमान में रखना। और उस वक्त थोड़ा अटपटा लगा कि काफी बड़ा टाइटल है, लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत सही वक्त पे नाम रख लिया था, क्योंकि बहुत मीनिंगफुल है। आप किसी को देते हैं, कहते हैं सर किताब है अपनी अमान में रखना, बिल्कुल, तो वो आप उससे कह भी रहे हैं कि किताब का भी नाम ये है और अपनी अमान में रखना बड़ी मेहनत से करा गया काम है, और कह सकते हैं अपनी हिफाजत में रखना, अपनी हिफाजत में रखना जी। तो उसमें नाम भी आता है मेरा बीच में, और एक अहमियत भी बरकरार होती है, हम टाइटल क्या रखें उसी से किताब के पता चलता है। आपकी पहचान आपके नाम से होती है। बिल्कुल। आपको इस किताब के लिए, या जो आपका सफर है, इनामात और इकरामात से नवाजा जा चुका है, और कि वो उसके बारे में जानना। मुझे बहुत रिकमेंडेशन कार्ड्स मिले एम्बेसी ऑफ इंडिया से, काफ़ी काम किया, कोविड में ऑनलाइन मुशारे करे कि लोगों का माइंडसेट थोड़ा रिलैक्स रहे। एक अजीब सा वक्त था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ऑनर किया, काफ़ी है तो बहुत है ऐसे तो जी, बहुत मिले हैं। एक फहरिस्त कह सकते हैं, लंबी ठीक है सर। उससे अच्छा ये है कि लोग आपको पहचाने। इनाम तो कहीं रख के भूल जाते हैं लोग, अगर आपके नाम को याद रखना है, इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं है। सर, डिजिटाइजेशन होने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद एक तब्दीली भी नज़र आई है। देखा जाए तो जितने युवा पीढ़ी हैं वो शायरी की तरफ मुतवज्जो ज़्यादा हुए हैं। पहले ऑफलाइन थे, लोग इतनी किताबें नहीं पढ़ते, मगर जब से ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म हो गए हैं तो शायरी की तरफ मुतवज्जो, लिखना, ये सब किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, अच्छी बात है अगर किसी का इंटरेस्ट आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका एक टिकटॉक फेसबुक पे फेमस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े मुकम्मल शायर हो गए और आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मुझे लगता है मुसलसल सीखता रहना चाहिए इंसान को, और मुसलसल पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, हर दौर में अपनी तरह के लोग हुए हैं, हर दौर में अपनी तरह की शायरी हुई है, लेकिन मेरा जो मानना है कि आज के दौर में मुझे लगता है आसान आम लफ्ज़ों की शायरी ज़्यादा कामयाब है, जो कि ज़्यादा जल्दी दिल तक पहुँच सकती है। पुराने ज़माने में और आज के दौर में देखा जाए तो शायरी में क्या तब्दीली नज़र आई है? जैसा आपने अभी जिक्र किया, आसान लफ्ज़ों में।
हाँ, तो अब पहले अगर आप पढ़ें पहले शायरों को तो वो काफी लाइक टफ उर्दू में बात कर रहे होते थे, और आज की तारीख में अगर आप उस उर्दू में बात करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उतना रुझान नहीं है। आजकल इंग्लिश ओरिएंटेड वर्ड हो गया है, लोग उसी तरफ जा रहे हैं, और फिर भी शायरी चाहते हैं लोग करना, शायरी सीखना। तो आज की तारीख में आम जबान वक्त है, देखिए वो दौर कुछ और था, आज ये दौर कुछ और है, कल आने वाला दौर कुछ और होगा। तो अगर वक्त के साथ इंसान अपने आप को ना बदले और ना चले तो कामयाबी थोड़ा मुश्किल काम है। आपने जिक्र किया, मैंने नात मनकबत से स्टार्ट किया इस चीज़ को, आपका जॉनर क्या है, किस पे लिखना ज़्यादा पसंद है आपको? किस पे लिखना, मुझे लगता है एक शायर को आप बांध के नहीं रख सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखेंगे। आप शायर, देखिए मेरा जो मानना है, मुझे नहीं पता और क्या लोग सोचते हैं, बट मेरा मानना है कि ये एक थॉट प्रोसेस है, और जिस माहौल में आप चल रहे होते हैं उसी हिसाब से कहीं ना कहीं थॉट आता है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, रुख से पर्दा हटा और गजल हो गई, तो उसी तरह से मैं गाड़ी से जा रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हिंदुस्तान जाऊं, चाह रहा था दिल, तो मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आया, वो गीत भी हो गया पूरा कि वतन की मिट्टी बुला रही है वतन की मिट्टी, जो लोरियां माँ सुना रही है वतन की मिट्टी, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे लिए मुल्क नहीं माँ है। बिल्कुल। तो इसलिए अब थॉट है, तो किस मौजू पे लिखना पसंद करते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायर किसी मौजू के साथ बंधा हुआ है। शायर मौजू चाहिए, लेकिन डिपेंड्स, उसका कभी थॉट आया आशिकी का, मोहब्बतों का, कभी सियासत पे भी लोग लिखते हैं, मुल्क और दुनिया के हालात हाजरा पे भी लोग दिखते हैं। मैंने लिखा था बहुत पहले कि भीड़ में भी तन्हाई के मंजर देखे हैं हमने, कितने प्यासे समंदर देखे हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह। ये तो डिपेंड करता है आपका माहौल क्या है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ तरन्नुम में हो जाए तो बेहतर होगा, जो आपके दिल के सबसे नजदीक हो। सुनिए। जरा नवाज दे मुझको भी इस जमाने में, जरा नवाज दे मुझको भी इस जमाने में, कमी है कौन सी मौला तेरे खजाने में, कमी है कौन सी मौला तेरे खजाने में। पढ़े जो शेर तो तस्वीर बनती जाती है, पढ़े जो शेर तो तस्वीर बनती जाती है। ये कैसा जादू है तेरे गजल सुनाने में, ये कैसा जादू है तेरे गजल सुनाने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। आप अपनी शायरी के जरिए और जितना सफ़र है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आने वाली यंग जनरेशन को मैं कहूँगा कि पढ़ें और खूब पढ़ें और सब कुछ करें, लेकिन अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, क्योंकि इससे बड़ा खजाना आपके पास नहीं है और ना कभी हो सकता है। क्योंकि दो चीज़ें कभी नहीं लौटती हैं, ना तो माँ बाप और ना वक्त, बाकी चीज़ें लौट आती हैं। तो इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करते रहिए, उनसे ऊंची आवाज़ में मत बात करिए, उनसे मोहब्बत करिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके साथ साथ ये जो एक और माँ आपको मिली हुई है, भारत माँ, हिंदुस्तान, इससे जुड़े रहिए, इसकी कामयाबी, तिरंगे को ऊंचा रखिए। That's it। एक सवाल और, आपकी शायरी में देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है, जो आप जिक्र भी करते हैं और लिखा भी आपने बहुत कुछ है, अगर 2-4 मिसरे हो जाए तो बेहतर होगा। रुखे हिंदुस्तान को जब चमकता देख लेते हैं, हम अपनी दुनिया में हर सू उजाला देख लेते हैं। वतन की खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, वतन की खाक में हम भी खजाना देख लेते हैं। जो मेरे हम वतन परदेसी हैं मेरी तरह हैदर, वतन जब याद आता है तिरंगा देख लेते हैं। बहुत खूब। हिंदुस्तान से आप दुबई गए, देखा जाए तो अपने वतन से जब दूसरे वतन जाते हैं तो वहाँ जॉब करने लगते हैं, अपने वतन को भूल जाते हैं, मगर आपकी शायरी में भी वो चीज़ नज़र आती है, आप वतन को नहीं भूले।
क्या अहमियत है आपके लिए? देखिए मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, जितने लोग भी बाहर हैं, मुझे आप ये बताइए कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप अपनी माँ को भूल जाते हैं? आप अपनी माँ से रोज बात करते हैं, आप अपनी माँ का हाल चाल रोज लेते हैं। तो हिंदुस्तान आपका वतन नहीं है, ये माँ है आपकी। यहाँ हमारे बुजुर्गों ने इसे धरती माँ कहा, भारत माता कहा, ठीक है। तो जब आप अपनी माँ को कैसे भूल सकते हैं? जब आप अपनी माँ को नहीं भूल सकते तो आप अपने वतन को कैसे भूल सकते हैं? तो जिस तरह से आप अपनी माँ को याद रखते हैं उस तरह से आप, तो हम इसी उसूल पे हैं कि हमारे लिए तो ये हमारी माँ है, तो हम हर दिन इसे याद रखते हैं, हम हर दिन इसकी खबर लेते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। हैदर साहब, आपने एक कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत की और अपने ख्यालात जाहिर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।